नमस्कार मित्रों। और सब कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। बढ़िया रहना भी चाहिए। कर्म करिए और फल की चिंता ना करिए, क्योंकि कर्म पे ही हमारा अधिकार है, फल पे नहीं। चलिए अगला सवाल जो 1 से 20 तक हमने सॉल्व कर लिया था, सेट नंबर 2 का असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AEENR। प्रश्न संख्या 21। कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच इंसुलेटिंग माध्यम को कहा जाता है। द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज। इसको क्या बोला जाता है? पहला है इलेक्ट्रोड, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है डाई इलेक्ट्रिक और चौथा है आइसोलेटर। इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक, यानी तीसरा आंसर। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है कैपेसिटर में? डाई इलेक्ट्रिक एक अचालक होता है जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती। अचालक के रूप में कैसे क्या क्या हो जाता है? हवा, कागज, माइका, प्लास्टिक, सेरेमिक, ये सब होते हैं। कैपेसिटर के बीच में जो है अचालक का प्रयोग किया जाए तो एनर्जी को स्टोर करता है। वो क्या करता है? कैपेसिटर के अंदर जो अचालक होता है एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर का जो फार्मूला है C इक्वल टू A/D। ये हो गया एरिया और डी हो गया दो प्लेटों के बीच की दूरी। एक ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है जो मुख्य फार्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। Q हो गया आवेश, आवेश होता है, चार्ज कितना है किसी भी कंडक्टर पे, अभी उसका वोल्टेज। ठीक है। कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का जो वो मात्रा होता है फैराडे में गिनते हैं इसको, फैराडे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन, कॉपर, गैलियम, कार्बन। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होने का क्या कारण है? कारण पूछा जाए, सबसे अधिक सिलिकॉन का ही क्यों प्रयोग किया था सेमीकंडक्टर के रूप में? क्योंकि इसकी सबसे पहली बात, इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये कब 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है। दूसरी मात्रा, ये रेत में पाया जाता है, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और तीसरा है इसका प्राकृतिक इंसुलेटिंग परत। जो सिलिकॉन होता है इसमें Si2 जो होता है, SiO2 इंसुलेटिंग परत होता है जो बहुत मजबूती से बेहतरीन अचालक के रूप में काम करता है। चिप पर देखे होंगे बहुत लाखों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बने होते हैं चिपों पर। वो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के बीच में जो गैप होता है वहाँ बिजली नहीं जा पाती, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है चिप। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है इसके पास जो इंसुलेटिंग परत होती है, जहाँ बिजली एक दूसरे जगह पर नहीं जा पाती है चिप में, यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगी, इसलिए एक ही चिप पे बहुत सारे लगे रहते हैं, इसलिए प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर के रूप में सिलिकॉन का। अगला सवाल, एक बल्ब की रेटिंग 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 100 वाट दी गई है। इसमें 230 सप्लाई वोल्टेज का माप है। 230 सप्लाई वोल्टेज को क्या बोलते हैं? जो 230 हम लोग बल्ब खरीदते हैं या कोई भी वोल्टेज लिखा रहता है उस पर 230 या वोल्टेज जो भी मापक दिया तो उसको एक्चुअल में क्या होता है? वो पहला है औसत, दूसरा RMS, तीसरा है पीक, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिस उपकरण पे जो वोल्टेज लिखा रहता है वो एक्चुअल में वोल्टेज तो होता है आम बोलचाल की भाषा में, मगर उसको कहते हैं RMS। उसको बोला जाता है RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू घरों की
एसी सप्लाई बदलती रहती है वोल्टेज, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में वो रहता है। इसका जो पीक वैल्यू पूछा जाए, पीक वैल्यू क्या होता है, जैसे बल्ब जल रही है तो उसका पीक वैल्यू क्या होगा, कुछ वोल्ट के बीच वो फ्लक्चुएट करता है, जो हम लोग को मालूम नहीं रहता है। उसका पीक वैल्यू निकालना हो आपको, फार्मूला है, पीक वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू निकालना है तो इंटू VRMS, ये √2 है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 मल्टीप्लाई 230, तो ये आ जाएगा 325 वोल्ट। इसका मतलब ये 325 वोल्ट जो है प्लस माइनस के रूप में ये डेविएट होता रहता है वोल्टेज, ठीक है। ये RMS वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए अगला सवाल। प्रश्न संख्या 24, एक सिंगल फेज मोटर 230 वोल्ट पर कार्य करते हुए 100 करंट ले रहा है और 0.8 पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, तो इसके द्वारा वाट्स रियल पावर, क्या पावर रियल पावर लिया जा रहा है। ए सिंगल फेज मोटर इज ऑपरेटिंग 230 वोल्ट एंड ड्राइंग 10 एम्पियर करंट एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.8, द रियल पावर ड्राउन बाय द मोटर इज वाट। वाट में निकालना है इसका रियल पावर क्या होगा। तो देखिए रियल पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, कोई भी पावर है उसका फार्मूला होता है V/I, वोल्ट और करंट। पावर का फार्मूला जो पावर फैक्टर होता है हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, 1 के बराबर। इसलिए अगर वोल्ट बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्ट घटेगा, हमेशा पावर फैक्टर एक ही रहता है। इसका मुख्य फार्मूला हो जाता है, इसमें cos थीटा लगा दीजिए, ये आपका पावर फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हो गया 230 दिया हुआ प्रश्न में, 10 हो गया एम्पियर। अब पावर फैक्टर को cos थीटा से माना जाता है, तो ये हो गया 0.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1840, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिए जब P=VI cos थीटा, ठीक है। अगला सवाल, विच इज द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ टेंडर, कौन सा टेंडर का निविदा का रूप है। पहला है खुली निविदा, दूसरी सीमित निविदा, तीसरा एकल निविदा, चौथा है सभी विकल्प सही है। सही उत्तर है सभी विकल्प सही है। खुली निविदा भी है, सीमित निविदा और एकल निविदा। अब मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें विस्तृत चर्चा की गई है खुली और सीमित और एकल निविदा के, उसमें देख सकते हैं आप जाकर। अगला सवाल 26 नंबर, इन एनी कॉन्ट्रैक्ट बिल एंड प्रीपेड बेस्ड और द क्वांटिटीज रिकॉर्ड इन, किसी भी संविदा में निम्नलिखित में से दर्ज परिणामों के आधार पर बिल तैयार किया जाता है। किसके आधार पर बिल तैयार होता है। मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट रजिस्टर, वर्क ऑर्डर, बिल बुक। इसका सही आंसर एक मेजरमेंट बुक, माप पुस्तक। इसका पुस्तक कौन सा आंसर है, MB माप पुस्तक, ये आंसर है। अगला सवाल, इन ए वर्क टेंडर कमिटी कन्वेयर इज, वर्क टेंडर कमेटी में संयोजक कौन होता है। कार्य विभाग का सदस्य, कार्यपालक विभाग के सदस्य, दूसरा है वित्त विभाग का सदस्य, तीसरा है सहोदर विभाग का सदस्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होते हैं, बड़े ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी, वही इसके संयोजक होते हैं टेंडर का। अगला सवाल,
एक संविदा में आपूर्ति की जाने सामग्री का निरीक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा निरीक्षण किया जाता है संविदा में? मटेरियल टू बी सप्लाइड इन ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड बाय, किसके द्वारा? मतलब कोई भी मटेरियल रेलवे बनाती है तो कोई ना कोई उसका निरीक्षण तो करता होगा व्यक्ति कि सही है कि गलत है, क्या है ये। तो इसको किसको डिप्यूट किया जाता है? पहला है IRTS और RDSO, दूसरा है आर्बिट्रेटर, तीसरा है मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही उत्तर ए, IRTES। ऐसे कोई भी नामांकित निरीक्षण पर अधिकारी भी बनाया जा सकता है। और ये जो IRTES है ना, ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। IRTS क्या है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। रेलवे में प्रयोग किया जाता है इसी का, ठीक है। सरकारी खरीद प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। इनको निरीक्षण, कोई एक ऑफिसर बनाया जाएगा जो निरीक्षण करेगा इस सारी वस्तुओं को खरीद की, और निरीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाया जाता है निरीक्षण अधिकारी द्वारा, जिसको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, या बोलता है GRN बोला जाता है। G मतलब गुड्स, R मतलब रिसिप्ट, N मतलब नोट्स। ये IC या GRN के रिपोर्ट के बाद ही टेंडर को या ठेकेदार को पेमेंट की प्रक्रिया चालू होती है, पेमेंट देने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी एजेंसी वेंडर अप्रूविंग एजेंसी नहीं है? पहला RDSO, दूसरा RITES, तीसरा है CLW, चौथा है BLW। कौन सी वेंडर अप्रूविंग एजेंसी नहीं है? वेंडर जो होते हैं, जो टेंडर दिए जाते हैं वेंडर बोलते हैं, वो अप्रूवल नहीं करता है। RTES जो है ये नहीं है। इसका सही उत्तर है RTES। RTES के बारे में जान लीजिए थोड़ा। RITES क्या फुल फॉर्म इसका होता है? रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक्स सर्विस। अब इसमें लिमिटेड शब्द आ गया है, ये नया शब्द जुड़ा हुआ है, अब इसका नया नाम हो गया है लिमिटेड। ये नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, जिसका काम परामर्श देना है रेलवे को, परियोजना को, प्रोजेक्ट को निरीक्षण करना है, गुणवत्ता की पहचान करनी है। जो रेल निर्यात करता है इंजन या कोच, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है। डिजाइन, विकास और हाईवे बनाने में भी इसका सहयोग होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 26/4/1974 को, ठीक है। इसकी स्थापना 1974 की गई। अगला सवाल, कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमेटी इन स्टोर परचेज। भंडार क्रय में निविदा समिति के संयोजक होते हैं। भंडार वाले सामान जो है स्टोर में कौन संयोजक होते हैं? टेक्निकल मेंबर, अकाउंट मेंबर, स्टोर मेंबर, मेंबर नॉमिनेटेड बाय द रेलवे बोर्ड। अरे सीधी देखिए, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। कौन भंडार है? तो भंडार का संबंध किससे? स्टोर से। भंडार का संबंध किससे? स्टोर से। तो इसकी 3 आंसर हो गया, स्टोर मेंबर। अगला सवाल, स्टोर डिपो में लिखित तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन इन द स्टोर डिपोट। स्टोर डिपोट में कौन सा काम नहीं किया जाता है? पहला है सामग्री की प्राप्ति और निरीक्षण, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। दूसरा है स्टोर ऑफ मटेरियल, सामग्री का भंडारण। तीसरा है सामग्री जारी करना। चौथा है वैगनों का रख रखाव। देखिए, स्टोर में सब सामग्री के बारे में लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। और चौथा है वैगन यानी कोच का। वैगन का कहाँ प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है 4। कुछ प्रश्न जो है आप कॉमन सेंस के हिसाब से ही सॉल्व कर सकते हैं इन एग्जामों में। प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 32, भारतीय रेलवे का वर्ष तक शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया। इंडियन रेलवे टारगेट टू बिकम द नेट जीरो कार्बन इमीटर बाय ऑफ दिस ईयर। किस ईयर तक? पहला 2030, 2040, 2050, 2070। इसका सही उत्तर है 1, 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल चलते हैं 33 नंबर। वर्तमान में अधिकांश बिजली स्रोत से उत्पन्न होती है। एज ऑन डेट मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सोर्स थर्मल पावर, जल पावर, नाभिकीय, सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर है 1, थर्मल पावर के द्वारा, सबसे ज़्यादा कोयले के द्वारा होता है। मगर अभी वर्तमान के डाटा के बारे में बता दें आपको। वर्तमान जनवरी 2026 के डाटा के हिसाब से भारत सरकार जो है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली जो अभी पैदा हो रही है गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा पैदा हो रही है, यानी क्लीन एनर्जी के द्वारा बिजली पैदा हो रही सबसे अधिक ओवरऑल सभी को मिलाकर। ठीक में सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्थान है, फिर पवन का, फिर हाइड्रो का, फिर न्यूक्लियर का। ठीक है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में होता है तो वो थर्मल में होता है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन सबसे ज़्यादा कोयले का प्रयोग। कोयला जो हमारे जो जीवाश्म ईंधन जो है भारत में पैदा होती है बिजली, उसमें कोयला का योगदान जो है अभी वर्तमान में 221.2 गीगावाट है। ठीक है, लगभग 42.5 यानी जीवाश्म ईंधन का है। ये जीवाश्म ईंधन के टोटल भाग में 42.5 जो भाग है वो कोयले के द्वारा पैदा होता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से होता है। ग्लोबल वार्मिंग मेनली कॉज ड्यू टू इंजनों की ऊष्मा के उत्सर्जन से, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण, परमाणु ऊर्जा के उपयोग से, वायु प्रदूषण से। क्या सही उत्तर इमिशन ऑफ CO2 ड्यू टू बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। इसका आंसर हो गया 2। जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जिससे धुआं पैदा होता है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। 2 नंबर। अगला सवाल अगला है इन XLPE केबल्स। XLPE केबल्स स्टैंड फॉर किस, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन बोलते हैं। पहला इसका आंसर हो गया क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। तीसरा देखिए इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन क्या है? अभी सबसे अधिक प्रयोग में करने वाला ये केबल है। प्रयोग में जो होता है अभी इलेक्ट्रिसिटी में, TRD में, या सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है वहाँ पर इन केबलों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है ये XLPE का, क्योंकि इसका उच्च तापमान सहने की क्षमता होती है। ये 90 डिग्री से 250 डिग्री तक टेम्परेचर को सह सकता है। जबकि PVC जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये 70 डिग्री टेम्परेचर नहीं सह सकता, इसलिए जल जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था ये XLPE का। अधिक करंट इसमें प्रवाहित होता है, नमी सोख लेता है और पानी में भी सुरक्षित है ये। अंडरग्राउंड वाटर में भी जो केबलिंग की जाती है इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। बेहतर पावर फैक्टर के फायदे क्या होते हैं? पहला है रिड्यूसिंग इन KVAR डिमांड ओनली, यानी KVAR की मांग में कमी होती है, KVA की मांग में कमी होती है। और रिड्यूसिंग इन द लाइन करंट ओनली, लाइन करंट में कमी होती है। सभी विकल्प सही है। इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही है।
बेहतर पावर फैक्टर। आपको पावर फैक्टर बताया ना, पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी होती है 1। जो पावर फैक्टर 1 के जितना नज़दीक रहेगा उतना ही फ़ायदेमंद है, वो बिजली का अधिक बचत करेगा वो। इसलिए कोशिश की जाती है कि पावर फैक्टर 1 के ही नज़दीक रहे। अब एक सवाल देख, बेसिक सवाल है, ये 1 ही क्यों माना जाता है पावर फैक्टर को? देखिए एसी करंट होती है ना हमारे घरों में, जो सप्लाई होती है एसी की होती है, और ये वोल्ट करंट साथ में वोल्ट करंट जो साथ में ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, एक साथ हाई पे जाएंगे, एक साथ शून्य पे आएंगे, ठीक है। इसमें कोई इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस पूरा जीरो होता है। तो फार्मूला क्या होता है, P = VI cos थीटा, पता है ना। थीटा जब cos थीटा जीरो का मान कितना होता है, cos थीटा 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए पावर फैक्टर क्या होता है 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, HVAC स्टैंड फॉर, HVAC का स्टैंड किस लिए, क्या क्या है, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला हीटिंग वेपोराइजिंग फॉर द एयर कंडीशन, हीटिंग वल्केनाइजिंग एयर कंडीशनिंग, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। 3 हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। प्रश्न संख्या 38, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन, CRI। सही उत्तर है इसका कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला मतलब CD, ज्योति तीव्रता कहते हैं। कैंडेला क्या है, ज्योति तीव्रता। ये जो लाइट आती है, बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, ठीक है। अब तीनों चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। कैंडेला प्रकाश शक्ति की दिशा, प्रकाश जो आ रहा है किस दिशा से आ रहा है, ये हो गया कैंडेला, ठीक है। अब आते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन है इस बल्ब से जो प्रकाश आ रही है पूरी, ठीक है, इस स्रोत से प्रकाश निकलता है, इसको कुल प्रकाश, टोटल जो प्रकाश है, लाइट है, उसको ल्यूमेन में मापते हैं। किस में मापते हैं, ल्यूमेन में, टोटल को। डायरेक्शन जो होती है किस में रहती है, वो होती है कैंडेला में। टोटल प्रकाश जो लाइट है वो ल्यूमेन में। ये प्रकाश कहीं विशेष जगह पर पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, कहीं बल्ब जलाते हैं देखते हैं कमरा में पूरा प्रकाश भर जाता है, इसको बोलते हैं क्या, लक्स। यानी सतह पर गिरने वाले प्रकाश को बोला जाता है लक्स, ठीक है। तीनों चीज़ आप समझ गए। दिशा होगी कैंडेला, जो स्रोत से प्रकाश आ रही है बहुत सारे पैदा है, और उसको ल्यूमेन बोलेंगे। और जहाँ पर यह प्रकाश किसी सरफेस पे गिर रहा है, पड़ रहा है, उसको बोलते हैं लक्स, ठीक है। अगला सवाल 39 नंबर, एक उपयुक्त वातावरणीय प्रणाली का चयन निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल एयर कंडीशन सिस्टम डिपेंड ऑन। पहला है बिल्डिंग के प्रकार, दूसरा है प्रारंभिक संचालन लागत, तीसरा है विश्वसनीय एवं सेवा क्षमता, चौथा इनमें से सभी। टाइपिंग ऑफ बिल्डिंग है इनिशियल रनिंग कॉस्ट, रियलेबिलिटी एंड सर्विसबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ दीज। देखिए इन एग्जामों में अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो समझिए 90% संभावना है कि वही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका चौथा है, इसका आंसर हो गया 4, ये सारे चीज़ होते हैं इससे। प्रश्न संख्या 40 जो अंतिम सवाल है हमारा, 20-20 करके सेट में बना रहे हैं क्योंकि ये आसानी हो और विस्तृत रूप से थोड़ी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाए। मैं चाहूँ तो पूरे 80 सवाल को भी बना सकता हूँ, मगर सिर्फ आंसर से विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि एक एग्ज़ाम से, एक बार के एग्ज़ाम नहीं, बात की जानकारी, एक बात के एग्ज़ाम के लिए भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 40 है, इन ए BLDC, BLDC स्टैंड फॉर,
बीएलडीसी पंखे में बीएलडीसी का क्या मतलब है? देखिए आजकल बहुत सारे पंखे जो आ रहे हैं उसमें बीएलडीसी प्रकार का है, बीएलडीसी पंखा लो का क्या मतलब है? ये हो गया ब्लेडलेस डीसी मशीन, दूसरा है बिलो लेवल डीसी मशीन, तीसरा है बेस्ट एंड लाइट डीसी मोटर, चौथा है ब्रूसलेट डीसी मोटर। इसका होता है ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट, यानी ब्रूसलेस डीसी मोटर, ब्रूसलेस डीसी मोटर। ठीक है, बीएलडीसी। बीएलडीसी पंखे जो होते हैं इसमें जो है ब्रूसलेस होता है, ब्रश नहीं होता है। बिजली संचार के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, एकदम स्मूथली पंखा चलता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए इसमें एक सिस्टम भी लगा रहता है, SMGR। तो ये एक सर्किट लगा रहता है जिससे क्या होता है, एसी जो हमारे घर में जो एसी होती है उसको डीसी में चेंज करता है। डीसी में चेंज करने से क्या होता है, ये कम वोल्टेज खाता है पंखा। इसलिए बीएलडीसी फैन का प्रयोग आजकल बढ़ रहा है बिजली बचाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।